सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। गेम चेंजर यानी वो जो खेल का रुख बदल दे। खेल वही जो लद्दाख की पहाड़ियों के उस पार से खेला जा रहा है और साजिशों को वो खेल भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के उस पार से चल रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रम्प कार्ड और गेम चेंजर माने जाने वाले राफेल विमानों की पहली किश्त यानी 5 विमानों की बाकायदा वायुसेना के बेड़े में ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। दुश्मन का काल माने जा रहे राफेल के वायुसेना में शामिल होते ही चीन और पाकिस्तान दोनों की मानो नींद उड़ गई हो। आखिर एशिया के सबसे ताकतवर और मल्टी रोलर लड़ाकू विमान के देश की उत्तरी आसमान की सुरक्षा संभालते ही पड़ोसी मुल्कों की टेंशन क्यों बढ़ गई, वो भी ऐसे समय में जब चीन के साथ तनाव चरम पर है और तनाव के इन्हीं पलों में आसमानी ताकत बनकर उतरा है गेम चेंजर राफेल। भारतीय वायुसेना का कई साल का इंतजार खत्म हो गया। आखिर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए उसके हाथ लग चुका है एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ खूबियों से भरा है बल्कि उसकी मारक क्षमता के चर्चे सुनकर ही विरोधियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। देश के सबसे पुराने एयरबेस अंबाला में तैनात किए गए 5 राफेल पर फिलहाल चीन की चालबाजियों से निपटने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आंख दिखाने वालों को अब कड़ा संदेश मिलेगा। राफेल के आने से वायुसेना भी नए जोश से भर उठी है क्योंकि राफेल कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के मौसम के लिए पूरी तरह मुफीद है। उधर खबर यह भी है कि भारतीय सेना ने बुधवार की रात फिंगर 4 के कई इलाकों की चोटियों पर कब्जा कर राफेल का स्वागत बिगुल बजा दिया है। फिंगर 4 भारत का ही हिस्सा है लेकिन चीनी सेना वहां अप्रैल में घुसपैठ कर चुकी थी, लिहाजा दोनों सेनाएं अब आमने सामने आ चुकी हैं। यानी अब जमीन और आसमान में मुकाबला जोरदार है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का और पूरे देश का इंतजार खत्म। राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होकर शान बढ़ा रहा है। इससे भारतीय वायुसेना ही नहीं पूरी फोर्सेस जोश से लबरेज हैं। और आइए आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा क्या कुछ कहते हैं राफेल को लेकर। हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। क्वांटिटी 36 परचेज हुआ है जिसमें 28 सिंगल सीटर है और 8 डबल सीटर है। डबल सीटर ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा, सिंगल सीटर कॉम्बैट के लिए। इसके पास मिसाइल है मिका, मिटियोर, स्कैप एंड हैमर। स्कैप मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज ग्राउंड अटैक मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, रेंज है 300 किलोमीटर। स्टैंड ऑफ मिसाइल है, मतलब अपने हिंदुस्तान के क्षेत्र से ही दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। ये किसी भी टारगेट को पाकिस्तान में लेने की क्षमता रखता है। मिटियोर जो है वो बीवी रैम है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये अपने क्लास में बेस्ट माना जाता है विश्व में। नो एस्केप जोन है ओवर 60 किलोमीटर्स, मतलब कोई भी फाइटर जेट आएगा उसको वो मार ही खाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इतनी खूबियों वाला राफेल इंडियन एयरफोर्स की बेड़े में शामिल। हिमालय के पहाड़ों पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। दुश्मन सीमा पर सैनिक और हथियार इकट्ठे कर रहा है। भारतीय सेना भी मुस्तैद है और इसी मुस्तैदी का ही नतीजा है कि पिछले 2 हफ्तों में हमने ड्रैगन की नकेल कसते हुए फिंगर 4 पर आमने सामने अपनी पोजीशन बना ली है। और ठीक इसी समय एंट्री हुई है एशिया के सबसे ताकतवर मल्टी रोलर फाइटर प्लेन राफेल की। 2016 में फ्रांस की कंपनी के साथ 36 राफेल के करार वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए बहुत है। और अब हम चीन पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर कितने कारगर हैं और गेम चेंजर राफेल से कितनी आसमानी ताकत बढ़ चली है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल शशि अस्थाना मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर विवेक मिश्रा मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है।
मेजर अस्थाना, आपसे सबसे पहला सवाल। राफेल आ चुका है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गया है। इससे पाकिस्तान और चीन की बौखलाहट जो है वो साफ देखी जा सकती है। वाकई गेम चेंजर कहना ठीक रहेगा राफेल को? देखिए मेरे मैं सबसे पहले एक दो चीजें बताना चाहूंगा रफेल के बारे में। रफेल कुछ नहीं है कि वर्ल्ड में बेहतरीन हवाई जहाजों में है। दूसरी बात, ये गेम चेंजर इसलिए माना जाएगा क्योंकि अभी तक हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनके अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज मारने की क्षमता नहीं थी। दूसरी बात, अगर आप देखें इन क्षमता मेरे विचार से ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर ने जो आपने क्लिप दिखाया उसमें और जो डिफेंस एक्सपर्ट का क्लिप दिखाया उसमें भी साफ बताई गई है। लेकिन इसका जो ग्राउंड पर इंप्लीकेशन है वो ये है कि जब आप अपने ही धरती पर रहते हुए, अपने ही सीमा के अंदर रहते हुए दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो जमीनी टारगेट हैं, जो एयर टारगेट हैं, आप उनको इंगेज कर सकते हैं। तो तीसरी बात, ये एक संदेश के तौर पे जाता है कि भारत अभी आगे की लड़ाइयों में एयर पावर में कमजोर नहीं है। दूसरी बात कि एयर पावर आज के बाद जो लड़ाइयां होंगी उसमें बहुत ज्यादा महत्व रखेगी। अब एयर पावर में हालांकि चीन के पास तकरीबन 3000 एयरक्राफ्ट है, हमारे पास तकरीबन 2000 एयरक्राफ्ट हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट में भी उनकी संख्या हमसे ज्यादा है। लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट है, जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, हालांकि वो उसको बोलते हैं कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी तक वो लड़ाई में टेस्ट नहीं हुआ। जबकि राफेल कई जगह टेस्ट हो चुका है, अफगानिस्तान में टच हो चुका है, बाकी सब जगह टच हो चुका है। तो ये टेस्ट होने के कारण अब राफेल की जो प्रभुत्वता है और जो खौफ है ये सब जगह जाहिर है। चलिए, आऊँगा आपके पास। ब्रिगेडियर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। हालांकि अगर पिछले 10 से 15 दिनों की बात करें तो भारतीय सेना ने उस स्टेज पर ला दिया है देश को कि अब उसके साथ बार्गेनिंग अच्छी हो सकती है, उसको पीछे धकेला जा सकता है। बातचीत भी अगर होती है तो उसकी भी समझ में ये आ रहा है कि कई पॉइंट्स पर भारतीय सेना भी आगे बढ़ चुकी है, ऊपर आ चुकी है, आमने सामने की बात हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चीन की ये भ्रांति थी कि भारत एक सेकंड मूवर है या एक कोई इजी पुश ओवर है। ये जो स्थिति है या जिस तरह से अभी लद्दाख में सिचुएशन है एलएसी पे और जिस तरह का एग्रेसिव भारत ने अपनाया है, चीन उससे काफी चकित हो गया है और उसको ये कतई उम्मीद नहीं थी कि जो ब्लैक टॉप के ऑपरेशंस हैं या जो हेलमेट फीचर के ऑपरेशंस हैं वो उस पे भारत इस तरह का रुख अपनाएगा। तो अब देखिए, चीन ने कम से कम 4 या 5 इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं या इस तरह की रिक्वेस्ट जाहिर की है कि वो इस पे बातचीत करना चाहता है। 8 तारीख को देखिए कुछ रिपोर्ट्स इस तरह भी मिली हैं कि कुछ चीनी कमांडर्स ने वापस काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए या काउंटर ऑफेंसिव करने के लिए मना कर दिया है। और जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वहां पे जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि चीनी सेना में एक तरह का एक डर है, एक तरह की अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाहूं कि बगावत के भी सुर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले भी कई जो टॉप लीडर्स थे या मिलिट्री लीडरशिप थी उसको चेंज किया गया था। तो चीन काफी डिफेंसिव मोड में आ चुका है और वो अब नेगोशिएटिंग टेबल पे आके बात करना चाहता है। चलिए, चीन बात करना चाहता हूं। आऊंगा आपके पास दत्ता साहब। विवेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, चीन ने गोली चलाने का आरोप भारत पर मढ़ा, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है। भारतीय सेना को भी पूरी तरह से छूट मिल गई थी गलवान घाटी के संघर्ष के बाद। यहां पर अब चीन की तरफ से ये धमकी भी आ रही है कि अगर आप पीछे नहीं हटे और आपने इसी तरीके का रुख अख्तियार करके रखा तो आप खूनी संघर्ष के लिए तैयार रहिए। उसके लिए पहले से ही तैयार है हमारी सेना। ये गीदड़ भभकी चीन दे रहा है
वास्तविक में आप क्या देखते हैं आने वाले 1 आध 2-3 महीने में, क्योंकि सर्दी बढ़ेगी और वहाँ पर ऊपर रहना बहुत मुश्किल है, चाहे वो चीन हो चाहे वो भारत हो। सेना नीचे आती है, उसके बाद जब मौसम ठीक होता तो वापस अपने अपने पॉइंट्स पर जाती है। लगता है आपको इस बार कठिन परीक्षा होगी दोनों तरफ की सेना की? जी, इस बार कठिन परीक्षा लग रहा है कि होगी, लेकिन आपको बता दूं कि सितंबर का जो माह है वो आखिरी माह है जबकि मिलिट्री अपनी अश्योर्ड सप्लाई ऊपर तक पहुंचा सकती है। उसके बाद कई पासेस, कई रास्ते बर्फ़ की वजह से रुक जाते हैं, ठंड इतनी हो जाती है कि ऊपर सस्टेन करना, खासकर सदर्न पैगोंगसो के पास जो रिजेस हैं वहाँ पे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जहाँ तक चाइना की गिदड़-भभकी का सवाल है, ये हर समर में, हर गर्मी में आप देखेंगे कि वो टेस्ट करता है, थोड़ा चूमर में हो गया, कभी देप्सांग में हो गया, तो ये चलता रहता है। लेकिन इस बार भारत ने भी लॉन्ग हॉल की तैयारी कर ली है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो सियाचिन में हमारे जवान हैं वहाँ से उनको बोला गया है कि आप मिनिमम इक्विपमेंट जो विंटर्स में यूज़ होते हैं, जो सर्दी में यूज़ होते हैं, उनको आप मिनिमम करें और जो एक्स्ट्रा है वो आप भेज दें इन सोल्जर्स के पास जो कि LAC पे तैनात हैं। तो काफ़ी तैयारियां विंटर की हो रही है, सर्दी की वहाँ पे रहने की, इसीलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक और बात मैं बोलना चाहूँगा जो फ्रांस के संदर्भ में है, उसको आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक मध्य पावर का जो रिलेशंस और समूह ऊपर आ रहा है, उसमें भारत और फ्रांस की रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र में लगातार फ्रांस के द्वारा चीन के सारी कोशिशें को रोका गया है, और भारत और फ्रांस के इस संबंध को इसी संदर्भ में देखा जाए। ये रफाल डील कूटनीतिक स्तर हो या सैनिक स्तर हो, लगातार भारत चीन पर दबाव बनाने में कामयाब रहा है। संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से हलचल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही है, LAC पर और LOC दोनों जगह हालात जो हैं वो हलचल वाले हैं, ऐसे में चीन की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी ये भी होगी कि इतना दबाव बनाया जाए जिससे कि मोदी सरकार दबाव में आए, तनाव में आए, विपक्ष है उसको जिंदा होने का मौका मिले, उसको ऑक्सीजन मिले, मोदी सरकार पर हमला बोले और देश का मिजाज भी कुछ चेंज हो। इस तरह की नीतियों को सोच करके वो कदम बढ़ाएगा और वो कुछ इस तरह से आक्रामक होने की कोशिश करेगा। लेकिन मूल बात ये, हम राफेल की चर्चा कर रहे थे कि राफेल के आने के बाद में निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के सैन्य ताकतों में इजाफा हुई है और हम अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या चीन के साथ हमारे तल्ख तेवर या तल्ख संबंधों को देखते हुए अभी राफेल का आगमन हुआ है, या राफेल के आने से क्या चीन के सेहत के ऊपर कोई खास फर्क पड़ने वाला है। उस परिस्थिति में जब राफेल के लगभग बराबरी में चीन अपने यहाँ खुद उस तरह के एयरक्राफ्ट को वो निर्माण करता है, तो हमें लगता है कि हमारे ताकतों में इजाफा निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में बनी है वो सरकार के, हम अपने सैन्य ताकतों से ज़्यादा सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह से कदम बढ़ाती है। हमारी सैन्य क्षमता या हमारे सेनाओं में इतनी क्षमता थी कि चाहे गलवान घाटी की बात हो, उस समय भी वो मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम थे। उस समय उन्होंने, चूंकि उनके हाथों में कुछ हथियार नहीं था, इस वजह से इस तरह की परिस्थिति आई और जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटनी थी वो घटी और हम लोगों के बीच में आई। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी यह कहना, उस समय एक बार प्रधानमंत्री ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जिसे मुझे लगता है कि गेंद चाइना के पाले में चला गया और वो लगातार उसको भुनाता रहा कि न कोई घुसा है, न कोई गया है, न कोई आया है। मैं समझता हूं कि आज भी उसको दोहराने की जो कोशिश की जा रही है, लगातार हमारे तरफ से भी ये बात आ रही है कि उन्होंने गोलीबारी की, हमने नहीं की। क्यों नहीं साहब? जब उन्होंने गोलीबारी करी, उन्होंने शुरुआत की, तो हमने क्यों नहीं करी? कब तक हम डिफेंसिव होते रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम क्यों नहीं आक्रामक हो सकते हैं? हमने, यदि हम अपने सेनाओं को खुला छोड़ दिया है, उसी का नतीजा है कि आज वो उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से उनके गतिविधियों पर वो ध्यान रख रहे हैं, और उनके सारे गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं रख रहे हैं बल्कि एक तरह से वो कंट्रोल किए हुए हैं ऊपर से। मैं समझता हूं कि यह सब कुछ सैन्य ताकतों के अलावा सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार यदि चाहती, सरकार यदि मजबूत है, सरकार की नीतियां यदि मजबूत है, तो निश्चित तौर पे हमारी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। चलिए आऊंगा आपके पास। मेजर अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्थाना साहब, S जयशंकर की भी बातचीत होनी है, लेकिन उनको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है बातचीत से। लगता है आपको कि अब ये बातचीत वाली स्टेज से बात आगे बढ़ चुकी है? आप आने वाले महीनों में स्मॉल वॉर देखते हैं,
टू फ्रंट वॉर देखते हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम कहाँ ठहरते हैं और क्या हम इतने ताकतवर, इतने सशक्त हैं कि दो मोर्चे एक साथ संभाल सकेंगे? देखिए, सबसे पहले जो जयशंकर साहब और वाली है उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की, उससे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम दोनों का जो स्टैंड पॉइंट है वो अलग है। भारत का कहना है कि आपने जो अतिक्रमण किया था और आप उस जमीन आपको नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मुताबिक, तो वो हमें मंजूर नहीं है। और चीन के विदेश मंत्री ने वार्ता के पहले ये बोला कि आप बॉर्डर को अलग करके बातें करके हमें बात करनी चाहिए। ये तो अलग बातें हैं जिसका जवाब साफ दिया गया, और पहले ही जयशंकर साहब बोल चुके हैं कि भाई ये जो बॉर्डर है और जो रिलेशन है, इन दोनों को हम अलग करके नहीं देखेंगे। तो मुझे इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अब हमारा आक्रामक रवैया भी चीन ने देख लिया। दूसरी बात, पूरे देश का जज्बा चीन ने देख लिया। तो पूरे देश के जज्बे से उसको अंदाजा होता है। आप जितना भी चीज हम चाहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में हर रोज जब लोग बात करते हैं तो चीन का दूतावास हर चीज उनको रिकॉर्ड करके भेजता है। उनकी समझ में आता है कि भाई हिंदुस्तान से पगार पे खड़ा इस समय और वो आपको छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। तो ये बात उनको अच्छी तरीके से मालूम है, और अभी इसीलिए उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे। दूसरी चिंता उनकी क्या है कि सर्दियों में लड़ने के हाल चीनी जो सोल्जियर है वो अभ्यस्त नहीं है। अब अभी 2 दिन पहले मेरे एक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में कुछ सवालों में सबसे एक सवाल ये भी था कि क्या ये, उनको चिंता थी क्या ये सर्दियों में और बर्फ में चला जाएगा ये मामला बर्फ के टाइम पे। तो ये बात उनको परेशान कर रही है। तीसरी बात यह कि जो साउथ चंगोंग सू के साउथ में जो हमने रिजलाइन पकड़ ली है, उससे उनकी जितनी ऑप्शन थी जो हमारे इलाके में जो चुशुल हाइट्स के ऊपर या चुशुल प्लेन्स के ऊपर, वो ऑप्शन बंद हो गई है। तो ये भी उन्हें परेशान कर रहा है कि वो आपने एक इलाका ऑप्शन ही बंद कर दी। जैसे जैसे सर्द मौसम आ रहा है वैसे वैसे चीन की पेशानियों पर भी बल पड़ता जा रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, पाकिस्तान की अगर बात कर लें, दूसरे फ्रंट की बात कर लें, तो कमर बाजवा ने भी वहाँ पर कह दिया है कि अपनी सेना जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहे। J-20 और JF-17 राफेल कितना भारी? देखिए, जो आपका J-20 है वो कोई उसने कोई बैटल टेस्ट नहीं किया है। जैसा अभी जनरल साहब ने, अस्थाना साहब ने बताया था कि रफाल युद्ध में उसको इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो प्रोवेस है वो देखी गई है। दूसरा, जो उसके पास जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं या जो हवाई जहाज हैं, वो MiG-29 के ही थोड़े से इम्प्रूव्ड वर्जन हैं। दूसरी चीज, कमर बाजवा साहब का ये कहना कि उनकी सेना तैयार है या 2 फ्रंट वॉर होगा, तो ये तो भारत के हित में है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार तैयार रहना चाहिए कि जो कश्मीर उनके पास है वो इस बार भारत लेके रहेगा। तो पाकिस्तान को तो अपने आप को बचाना चाहिए। जिस तरह की उसको तो तिब्बत से सीख लेनी चाहिए। बल्कि मेरी तो ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ईस्ट पाकिस्तान अब लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने दे दिया, मुझे लगता है कश्मीर इमरान खान नियाजी दे देंगे भारत को। और देखिए, भारत की जो सेना है, जो भारतीय सैनिक हैं, विश्व में सबसे बहादुर सैनिकों में उनकी गिनती होती है। किसी भी विषम परिस्थिति में वो लड़ सकते हैं। आप सन 65 का लड़ाई देखिए, अमेरिका ने जब पाकिस्तान की मदद की, हमारे पास सेंचुरियन टैंक्स हुआ करते थे, 10 पैटर्न टैंक रेजिमेंट्स उनको दी, फिर भी पाकिस्तान की हार हुई। कारगिल आप देखिए, कारगिल में हमारे पास इक्विपमेंट उतना नहीं था। जनरल मलिक साहब ने कहा था जो इक्विपमेंट है हम उसके साथ लड़ेंगे। देर जरूरी हुई, लेकिन दुश्मन को खदेड़ दिया गया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। तो ये इस तरह की जो सिचुएशन है, वो चीन ने भी खूब उसको रीड किया है, खूब उसको स्टडी किया है, और वो जानता है कि भारत उस पर अब 20 पड़ेगा, 19 नहीं है।
कूटनीति के मसले पर डॉक्टर विवेक मिश्रा, कूटनीति के मसले पर चीन को घेरने में कितना कामयाब रहा है भारत, चाहे वो रशिया को साधने की बात हो, ईरान को साधने की बात हो, अमेरिका को साधने की बात हो, वियतनाम को साधने की बात हो, जापान से संबंध हो, ये बेहतर संबंध कहीं ना कहीं चीन को परेशान कर रहे हैं कि कूटनीतिक स्तर पर भारत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा एडवांस दिखाई देता है। हाँ, भारत के कूटनीति की एक क्रिटिसिज्म ये रही है कि वो अपना पीआर, पब्लिक रिलेशंस बहुत स्ट्रांग नहीं कर रहा था। बट आप अगर कोविड के ईरा में देखेंगे तो पब्लिक रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग किया जा रहा है। सिर्फ मिनिस्टर जयशंकर और विदेश सचिव श्रृंगला के बीच में करीबन 130 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है, वर्चुअल मीटिंग। तो एंगेजमेंट बहुत ही लेवल पे चल रहा है। रूस इसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा निभा रहा है, क्योंकि दो लाइनअप एससीओ और ब्रिक्स वहाँ पे अभी होने हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है, बट एक्चुअल मीटिंग अभी होनी है, और ब्रिक्स काफ़ी एसेंशियल है इसमें। तो रशिया बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है। आप रशिया के स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो वो बोलेगा नहीं, दो पार्टी हैं, दोनों सुलझाएं, लेकिन वो एक पेरिफेरल रोल, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है दोनों को आपस में बातचीत करने का, फेस टू फेस बात करने का डिप्लोमेसी, जबकि कोविड में ये फेस टू फेस डिप्लोमेसी बंद हो गई है। उस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म रूस ने दिया है। प्लस आप देखेंगे मल्टीलैटरल लेवल पे क्वाड को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, 4 देशों का समूह, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और फ्रांस और यूके को अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे फ्रांस का एक और आइलैंड भी है, रियूनियन। वहाँ पे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हमने फ्रांस से साइन कर दिया है। वहाँ पे हमारे शिप्स आते जाते रहते हैं। रिफ्यूलिंग, ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइजेज इंडियन ओशन में हो रही हैं। इसके अलावा फोनॉप्स जिसको बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, नेविगेशन ऑपरेशंस, जो कि पूरे इंडो पैसिफिक में ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और पायरेसी के अगेंस्ट, ये सारे फ्रांस, यूके, यूएस और रूस भी कभी कभी ज्वाइन कर लेता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीन के लिए, वहाँ पे हम एक पोर्ट बना रहे हैं सबांग पे, तो वो बहुत ही अहम है। और हम एक मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल 6 देशों का समूह है, उसका भी हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाती है तो हमें एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एक अहम रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। प्लस अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के दूसरी साइड पैसिफिक महासागर में अगर आप देखें तो वहाँ पे व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई एक रूट की बात रूस के साथ चल रही है। वो अगर फ्रक्टिफाई हो जाता है तो एक बहुत लंबा सा रास्ता, जो कि हमारे पैसिफिक स्टेट्स, फिर साउथ चाइना सी में हमारे स्टेट्स बढ़ जाएंगे। और फिर चीन के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आऊँगा आपके पास। संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, यहाँ पर समझना ये भी चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से विपक्ष, खासकर राहुल गांधी जो हैं, गलवान घाटी, चाइना, फिंगर 4, तमाम जितने और पॉइंट्स हैं उनको उठाते रहते हैं, घुसपैठ की बात करते रहते हैं, घुस आए हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं। इतना दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष से, सरकार कितना उसको समझ पा रही है, और विपक्ष को देश का मूड क्या है, देश कितनी संजीदगी से लेता है? देखिए भूपेश जी, विपक्ष लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक सरकार संजीदा नहीं होती है इन चीज़ों को बड़े आसानी से सरकार टाल दे रही है। राहुल गांधी लगातार, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर से ही जब घुसने की बात थी, जब इस तरह की खबर आ रही थी, उस समय से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि उन लोगों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और बिल्कुल सरकार की तरफ से इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की एक छवि जिस तरह से बना दी गई है, वो मुझे लगता है कि जानबूझ के सरकार की तरफ से एक ऐसी छवि बनाई दी गई है कि गंभीरता से ना ले, आप हल्के में ले इस चीज़ को। जबकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो आज नहीं तो कल उनकी बातें सिद्ध होती चली जा रही है। चाहे वो आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो इस चाइना के मामले में हो या कोरोना के मामले में हो, जिस तरह से उन्होंने आगाह किया था, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे उन्होंने अपनी कोशिश करी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि विपक्ष अपनी अहमियत यदि खोता चला जा रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कमियां रही हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पे रख करके अपनी एक ज़मीन तैयार की है, मुझे लगता है कि जब तक विपक्ष, खास करके कांग्रेस की बात यदि हम कर लें, तो कांग्रेस को जब तक ज़मीन से अपने आप को कांग्रेस पुनः नहीं जोड़ेगी और ज़मीन के से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को वो जीवित नहीं करेगी। और सबसे बड़ी एक कमी कि पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि एक अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत घमासान मचा हुआ है।
तो ये भी इसकी भी एक ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अस्थायी तौर पे ये भी एक निर्णय कर पाना कि पुराने पीढ़ी के लोग इसको आगे ले जाने में सक्षम है या नई पीढ़ी के लोगों को जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में ये भी थोड़ी सी उहापोह की स्थिति चल रही है। विपक्ष उतना ताकतवर नहीं है कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख सके। अकेले राहुल गांधी जो हैं वो चाइना का मुद्दा उठाते हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी अभी अछूती हैं। मेजर अस्थाना साहब, वक्त की कमी है लेकिन चलते चलते आपके एक्सपर्ट कमेंट्स ज़रूर लूँगा मैं। तिब्बत के पठार में युद्ध अभ्यास, 6 लाख सैनिक, फाइटर जेट्स, तोपें, टैंक, मिसाइलें, युद्ध की तैयारी दिखा रहा है चीन। कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी तरफ खड़े जवान के ऊपर? कोई खास साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जवान उसको अपनी तैयारी मालूम है। दूसरी चीज ये, भूगोल हमारे साथ है। उस इलाके में चाहे कितनी भी फौज आप ले आइए, जितनी आप अप्लाई कर सकते हैं उतनी हम भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हमारे जवान को मालूम है, ग्राउंड सोल्जर को मालूम है, कमांडरों को मालूम है। तो इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये मीडिया अट्रैक्शन और जो उनकी लोकल जनता है उनको दिखाने के लिए ये इसका महत्व है, इसलिए चीन ये ज्यादा करता है। चलिए, तो रफेल आ चुका है, पूरे देश ने स्वागत किया और भारतीय वायुसेना का अभिन्न हिस्सा भी बन चुका है और दुश्मन के दांत खट्टे करने में अपनी ताकत भी रखता है। फिलहाल बड़ी बहस में आज इतना ही। मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े रहे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, डॉक्टर विवेक मिश्रा, संजीव कौशिक साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।